गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक्स का जैसे नए टॉपिक के साथ आपको पहले मैंने बोला था एलपीजी पॉलिसी में आपको जी के बारे में चर्चा किया गया था। जी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण पर आपको बताया गया था, एक वीडियो है मेरा उस पर। देन उसी पर एल की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण है क्या। एलपीजी पॉलिसी भारत में 1991 में लाई गई थी, जिसके जन्मदाता जो थे उसमें पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे उनको माना जाता है। जनरली पूरा क्रेडिट जो है मनमोहन सिंह को चला जाता है, पीवी नरसिंह राव को जनरली लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पीवी नरसिंह राव ने राजनीतिक रूप से प्रोटेक्ट किया था मनमोहन सिंह को, और वो प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिंह राव एक प्रधानमंत्री थे, वो मनमोहन सिंह को अपने कैबिनेट में लेकर आए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मेरे अनुसार पीवी नरसिंह राव का कद जो है इस पॉलिसी में ज़्यादा बड़ा था। मनमोहन सिंह ऑब्वियस एक जानकार व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को सुधार में लाया था। तो आते हैं एल पॉलिसी को समझते हैं, मीन्स उदारीकरण क्या है। तो जनरली हम लोग एक शब्द जानते हैं उदार, वो बहुत उदार है। उदार का मतलब क्या हो गया कि आप नियमों और कानूनों में ढील रखते हैं, इन द सेंस बहुत कड़े नहीं हैं, हर चीज़ को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से समझ सकते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। नियम कानून अगर हैं तो उसको तोड़ने का भी प्रयास आप नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी ढील देते हैं जिससे कि आपका भी काम आसान हो जाए और दूसरे को भी परेशानी नहीं हो। भारत में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत जो था एक क्लोज इकोनॉमी था, मीन्स हम किसी देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहते थे। हमें जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो सारी चीज़ें हम दूसरे देशों से उस समय मंगाते थे जब बहुत रेयर, मीन्स कहने का अर्थ है कि नहीं ही चाहते थे कि वो चीज़ हमें मंगानी पड़े। मीन्स घड़ी से लेकर स्कूटर तक सरकार बनाती थी। तो जिसको हम लोकतंत्र में वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोक जन कल्याणकारी सरकार, उस पर कार्य का बर्डन या बोझ इतना बढ़ गया था कि हर वो काम, मीन्स नाली साफ करने से लेकर स्कूटर बनाने तक, रेलवे चलाने तक, हवाई जहाज उड़ाने तक सारे काम सरकार कर रही थी और एक कड़ी नीति का पालन कर रही थी। मीन्स बाहर के लोग या बाहर की कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी, बाहर की कंपनियों को वो लोग आने नहीं देते थे। सरकार ने ऐसी कुछ नीति बना के रखी थी। लेकिन जब आप कर्ज में डूबते गए और आपकी अर्थव्यवस्था काफ़ी डवाडोल होती गई, चूँकि सरकार जब कोई काम कर रही थी उसमें उसको मुनाफा नहीं आ रहे थे और आर्थिक स्थिति काफ़ी, मीन्स हमें कर्ज चुकाने के लिए डॉलर की आवश्यकता थी। तो जो हमारे पास सोना था, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोना था, वो तय किया गया कि सोने को हम लोग स्विस बैंक या दूसरे बैंकों में, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान में जमा करके लोन उठाएंगे और उससे देश का आर्थिक व्यवस्था को चलाएंगे। लेकिन ये कब तक चलता? इस तरह की अगर व्यवस्था हम करने जा रहे थे तो ये व्यवस्था कब तक होती? सेम उसी समय जैसे अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझा जाए तो 1991 में रूस का विखंडन, सोवियत गणराज्य का विखंडन, कोल्ड वार की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति और यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे उसका विखंडन हुआ, जो हमारा एक बहुत अच्छा मित्र था जिसको समाजवाद से भी हम जोड़कर देखते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, वो उसको फॉलो करते थे और रूस के साथ हमारी मित्रता यहाँ दर्शाती है। लेकिन जो हमारा एक ऐसा कंट्री जो बहुत अच्छा सहयोगी था वो 1991 में टूट गया। तो हमारा सहयोग देने वाला कोई कंट्री अब बचा नहीं विश्व मैप पर, जो हमें इस संकट से, मीन्स आर्थिक संकट जो आया था उसको उभार सके। हमें डॉलर चाहिए था, डॉलर से हम कर्ज चुका सकते थे। सेम पीरियड में गल्फ वार, खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। खाड़ी युद्ध के आने से तेल के दाम जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े। मतलब अगर उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं आपको, तो तेल के दाम के लिए अगर हम 5 अरब खर्च करते थे एक समय में, गल्फ वार के बाद ये सीधे 12 अरब पर पहुंच गया। मीन्स जो हमारा फिजिकल डिफिसिट था, बजटीय घाटा या वित्तीय घाटा जो था वो बहुत बड़ा हो गया। एक तो हम कर्ज नहीं चुका पा रहे थे जिन देशों से लिए थे, डॉलर की समस्या हमारे पास थी और ऊपर से महंगाई की जो मार थी, इन्फ्लेशन। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुद्रास्फीति के बारे में आपको उसमें समझाया गया है। मीन्स महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। भारत की इकोनॉमिकल स्थिति ये थी कि आज नहीं तो कल
आपको कर्ज लेना पड़ता, और अगर वो कर्ज नहीं मिलता तो आपके पास अपने खर्च चलाने के लिए मुश्किल से 23 दिनों का पैसा या संपत्ति बची हुई थी। मीन्स एक गहरे आर्थिक संकट में आप गुजर रहे थे। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डिसीजन लेना एक ऐसा समय था जहां आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। उसी डिसीजन में हमने एक कदम उठाया जो वर्ल्ड प्रेशर से ही था। वर्ल्ड प्रेशर में अमेरिका जैसा देश जो था वह स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त उसने जो रखी कि रूस के साथ आपके संबंध सीमित होने चाहिए, एक शर्त थी। दूसरी कि आप अपनी इकोनॉमी को, आप अपने जो क्लोज इकोनॉमी, अपने देश के बाउंड्री में किसी देश वर्ल्ड कंपनी को आके काम नहीं करने दे रहे हैं, उसको खोलिए और बाहर की कंपनी को आने दीजिए, और यहाँ पर हम आपको कर्ज दिला सकते हैं IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मीन्स इससे हम सीमित कर्ज आपको दिला सकते हैं। अमेरिका ने एक और शर्त रखी। जब गल्फ वार हुआ, खाड़ी युद्ध, इराक पर जब अटैक की बात आई, सद्दाम हुसैन उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका ने भारत के सामने शर्त रखी कि आप हमको एयर बेस दीजिए। मीन्स फिलीपींस से, जापान से होते हुए अगर मेरी जहाज़ कहीं पर उसको अपने ईंधन भरवाने की ज़रूरत पड़े तो वो आपका देश हो जहां मेरी जहाज़ रुके और ईंधन भरे, ये सुविधा आप दीजिए। उसके बदले में हम आपको 3 गुना 5 गुना तक देने के लिए तैयार है, जो जेन्युइन खर्च आता है। सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो ऑब्वियस वो दूसरे रास्ते के लिए जा सकती थी, लेकिन था नहीं। आपने मजबूरी में ही अमेरिका को बोला कि आप मुंबई एयरबेस को यूज कीजिए। मीन्स मुंबई को हमने खोला अमेरिका के लिए, और अमेरिका के जहाज जो फाइटर प्लेन्स थे वहाँ पर ईंधन अपना भरते थे। इवन वो 2-4 मिनट जो आराम करना, और वहाँ से फिर अटैक शुरू होता था इराक पर। तो ये सारी चीज़ें जो थी कंटिन्यू होने शुरू हो गई। लेकिन आपने भी शर्त रखी अमेरिका के सामने कि ये सारी सुविधाएं हम देंगे आपको, लेकिन उसके लिए IMF हमको कर्ज दे, और वो मोटा कर्ज दे जिससे कि हम इस संकट से उभर पाए। तो IMF ने, ऐसा नहीं था, IMF ने राजीव गांधी को भी कई बार सब बोला था कि आप अपने इकोनॉमिक्स को या फिजिकल डिफिसिट को देखिए, जो वित्तीय घाटा आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन राजीव गांधी के आसपास जो लोग थे वो उन पर प्रेशर डाल के इस पर चर्चा करने से उनको मना कर देते थे। राजीव गांधी का चला जाना भी इस संकट को और गहरा दिया, और चूंकि अस्थाई सरकारें नहीं थी, अस्थाई सरकारें नहीं बन पाई थी PV नरसिंह राव से पहले, तो इस संकट को और गहरा होता गया। अब उदारीकरण नीति को अपनाया गया। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मजबूरी में ही, लेकिन उदारीकरण नीति को अपनाया। इस नीति को समझिए है क्या। जैसे अगर मान लीजिए, एक मैं उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। बिहार में जब एक खास पार्टी की सरकार थी तो एक सिंगापुर की कंपनी आती है और पटना में वो चाहती है 5 स्टार मीन्स बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का। तो सिंगापुर की कंपनी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से बात करती है, बिहार सरकार से बात करती है कि मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने की अनुमति दी जाए। अब जो यहाँ के लोग थे, जो नियम कानून थे, जो मंत्री थे, वो इतना अड़चन पैदा करते हैं कि उस कंपनी को समझ में नहीं आता। क्योंकि सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट या अगर कोई आपके यहाँ पैसा लगाने आ रहा है तो उसके लिए रेड कारपेट स्वागत करते हैं हम लोग। और यहाँ क्या था कि वो उसके सुविधाओं को ही कतरने पर लगे हुए थे। मतलब सारे लोग जो थे अब ये पूछने लगे कि मुझे क्या मिलेगा, तो फाला को क्या मिलेगा और उसको क्या मिलेगा। तो इस तरह सिंगापुर कंपनी ने बोला कि हमारे यहाँ इस तरह का दस्तूर और नियम नहीं है कि हम दूसरे को सुविधा दें। हाँ, बहुत हो सकता है तो अपने बेड जो हॉस्पिटल बनाएंगे उसमें 30% हम BPL फैमिली को इलाज के लिए फ्री कर देंगे। अच्छी सुविधा थी, किसी तरह से कोई गलत नहीं कही जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी जब वो कंपनी आपके यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए आई तो फिर उसके लिए इतना पेच था, इतनी समस्याएं हो गई कि फाइनली उसको अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से जाना पड़ा। ये है एक कड़े नीति का। अब इस नीति को दूसरे तरीके से समझिए कि अगर एक व्यक्ति आता है और वो कोई उद्योग कल कारखाना स्थापित करना चाहता है भारत में अपना ही पैसा लगाकर, जैसे पोस्को जैसा एक इस्पात बनाने वाली कंपनी सफल नहीं हो पाई भारत में, तो उदारीकरण की नीति में कहीं ना कहीं पेच था। अगर कोई एक व्यक्ति आता है या कोई पैसा लगाना चाहता है भारत में तो ऑब्वियस वो आपके PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उससे बात करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसकी बात होती है तो वहाँ के अधिकारी उसको 1 साल टरका के रखते हैं, 1 साल फंसा के रखेंगे।
अब इन्वेस्टमेंट अरबों खरबों का है और उसको फंसा के रखा गया है, ये करिए वो कीजिए, पर्यावरण का सर्टिफिकेट लेके आइए, वहाँ जाइए यहाँ जाइए, मंत्री लेवल पर बातचीत कीजिए और मंत्री लेवल के बातचीत बाद स्टेट गवर्नमेंट से आप बात करके आइए, स्टेट गवर्नमेंट उस मंत्री से बात कीजिए जो उससे जुड़ा हुआ है। फिर अब जब जमीन आपको आवंटित हो गई तो पता चलेगा कि वहाँ विरोध शुरू हो गया, सारी आपकी संपत्ति फंसी रह गई, लास्टली आप देखिएगा कि हमको नुकसान हो गया, तो फाइनली आप दूसरे राज्य की तरफ पलायन या फिर दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। आज भी भारत अगर एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में 5वें स्थान पर है। सुधार हुआ है क्योंकि नियम कानून में हमने उदारीकरण, लेकिन 1991 से पहले ये बहुत विकट स्थिति थी, हम तो किसी को आने ही तक नहीं देते थे। आज सिंगल विंडो सिस्टम है, मीन्स सिंगल विंडो सिस्टम का अर्थ है कि आपको एक कागज और एक बहुत सी सिंपल कागज पर वो सारी चीज़ें हैं, आप एक खिड़की पर जाके खड़े होइए, आपको वहीं पर वो सारे नियम कानून बता दिए जाते हैं। आपको सारे पर्यावरण से संबंधित अगर कोई नियम है जो अड़चन पैदा करते हैं आपके उद्योग कल कारखाने लगाने में, लाइसेंस राज को ढील दी गई है, औद्योगिक नीति में ढील दी गई है। उद्योग की स्थापना में लाइसेंस राज को आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मीन्स अगर किसी कंपनी को लाइसेंस दिया जा रहा है तो वो ये काम कर सकती है। पहले ये लाइसेंस जारी करने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च करते थे, मंत्री को घूस दीजिए, अधिकारियों को खिलाइए पिलाइए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी। और मिलता किसको था, तो भाई भतीजेवाद को औने पौने दाम पर ये बिक जाता था लाइसेंस राज। पता चलता था कि क्वालिटी भी नहीं मिली और सारा पैसा कागज़ पर ही लुट गया। जब कंपनी आती है तो उसको सिंगल विंडो दिया जाता है उदारीकरण में, और बोला जाता है कि आप यहीं रहिए, आपको एक टाइम फिक्स में बता दिया जाएगा कि आपकी कंपनी कहाँ लगेगी, आप लोकेशन हमको तय करके दीजिए, पर्यावरण क्लियरेंस आपको करवाना पड़ेगा, और अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो सरकार हल्के नियम कानून के साथ उसको सहयोग करती है और इससे उद्योग आकर्षित होते हैं। मीन्स दूसरे देश के लोग जो अपना पैसा लेकर आ रहे हैं, वो अगर अपना ही पैसा लेकर 10 जगह घूमेंगे तो वो उतना क्यों भाई, वो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पास अथाह पैसा है, और वो जब आपके यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, और ये चाइना में बिजनेस करते हैं, चाइना में इतनी कंपनियाँ क्यों काम कर रही हैं। उसने लेबर नियम को इतना ढील दे दिया, भारत में लेबर के नियम इतने कड़े हैं, आज भी यूनियन इतने कड़े हैं कि आपके यहाँ अमेरिका की बहुत सारी कंपनियाँ चाइना में काम कर रही हैं। कोरोना काल अगर नहीं रहता तो ये आप समझ सकते थे कि चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहा है। अमेरिका की जो भी कंपनी, अमेरिका का कोई भी सामान बनता है वो चाइना में बनता है, वहाँ के मजदूर बनाते हैं। लेबर नियम को उसने इतना ढील दिया है, मीन्स चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी कैपिटलिस्ट कंट्री है। पूंजीपतियों के लिए उसने अपने मार्केट को खोल के रखा है और उसने लेबर कॉस्ट को काफ़ी नीचे करके रखा है, और जो श्रम नियम है उसको ढीला। हमारे यहाँ श्रम नियम इतने कड़े हैं कि कोर्ट में आपको जाने पड़ेंगे, कंपनी फंस के रह जाएगी उस चीज़ों में। अब थोड़ी सी ये दिखाई देती है उदारीकरण की नीतियों में, जिसमें सरकार ने बहुत सहयोग किया कि आप आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री कल कारखाने लगाइए और हम उसके लिए सहयोग करेंगे। तो उदारीकरण एक ऐसी नीति है जिसमें हम आयात शुल्क, निर्यात शुल्क पर ध्यान देते हैं, मीन्स ऐसे चीज़ें जिससे दूसरे देशों को आकर्षित कर सके। खास तौर पर हम अपने नीतियों में इस तरह के बदलाव लाएं जो आम आदमी या उद्योगपतियों को आसानी से समझ में आ पाए। लाइसेंस नीति को बिल्कुल एक तरह से लोचपूर्ण बनाया जाए, और दूसरे देश के एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसको कहा जाता है। मीन्स कोई भी देश की सरकार या इवन वहाँ की कंपनी आपके यहाँ पैसा लगा रही है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियस वो बोरिया बिस्तर उठा के दूसरे देश में लगा देगी। नैनो का इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। नैनो पश्चिम बंगाल में कड़ी मेहनत की टाटा की कंपनी, वहाँ नहीं लगा, वहाँ पर नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक उसका विरोध हुआ, फाइनली वो गुजरात में ले जाकर अपनी कंपनी, विकास किन लोगों का हुआ, आज वही नंदीग्राम वही रह गया और गुजरात का डेवलपमेंट हो गया। तो ऑब्वियस उद्योग कल कारखाने जिस तरह से हम नियम फ्लेक्सिबल बनाएंगे, अपने नीतियों को उदारी करेंगे, सरकार उसमें ढील दे, मीन्स दूसरे कंपनी को भी आने दे। स्कूटर सरकार बनाने का काम स्कूटर का नहीं है, सरकार अच्छी रोड बनाए, अच्छे सरकारी विद्यालय बनाए, देन अगर उसको लगता है कि वो काम अब नहीं कर पा रही है तो वो प्राइवेट कंपनियों को भी अनुमति दे।
तो इस तरह से उदारीकरण से प्राइवेट कंपनियों को काफ़ी फायदा हुआ और भारत की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो थी वो बूस्टअप कर गई। उसको 1991 के बाद हम देख सकते हैं कि भारत में एक तरह से क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, और भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है इस क्षेत्र में। मीन्स जहाँ हम जीडीपी में बहुत छोटा सा अंश लाते थे, आज हम सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी द्वितीय क्रियाकलाप जिसको उद्योग से हम लोग जोड़कर देखते हैं, उसमें लगभग 28 to 30% जो है आज हम सेकेंडरी से मीन्स उद्योग कल कारखानों से ला रहे हैं। 100 रुपया में 28 से 30 रुपया आपके पास उद्योगों से आ रहा है और ये बहुत तेज़ से आगे बढ़ने वाला है। तो इसको भी ध्यान देना है कि सर्विस सेक्टर द्वितीय क्रियाकलाप के बाद तृतीयक मीन्स टर्सरी जो क्रियाकलाप है, सर्विस सेक्टर, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको मार्केट में कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें भी सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो आज भारत में 56% है या 55% के आसपास रुपया आपको कमा कर दे रहा है 100 में। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मार्केट हम क्रिएट कर पाएंगे अगर उदारीकरण को सही तरीके से अपनाया जाए। तो मित्रों, टॉपिक आपको समझ में आई होगी। एलपीजी पॉलिसी में लास्ट जो टॉपिक है वह है प्राइवेटाइजेशन, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।